गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मीनिया के अंतर्गत। तो आज हम अपनी एक वीडियो के माध्यम से फुल्ली डिटेल से आपको अलंकार के विषय में बताना चाहते हैं। लास्ट हमारा ये अलंकार का पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हम अलंकार के अलग अलग पार्ट को अपलोड कर चुके हैं। तो लास्ट वाले जो 3 हमारे पार्ट रहते हैं, आज हम उसको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वो बहुत ही इफेक्टिव वे से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अलंकार का आपको पता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे। ठीक इसी प्रकार से काव्य के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्दों और अर्थों के माध्यम से। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो आज हमारा विषय है अलंकार। अलंकार का मैंने आपको बताया है, लास्ट वाले पार्ट हैं वो एक्सप्लेन करते हैं हम। तो चलिए थर्ड यानी 6th वाला पार्ट है लास्ट में, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार एक ऐसा अलंकार है, नाम से स्पष्ट है यहाँ पर, जिसपे संभावना या कल्पना की जाती है। संभावना या कल्पना का मतलब है जैसे बच्चे कल्पना करते हैं, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में राजा बन जाते हैं, घोड़ा उनके पास आ जाता है, अपने शत्रु से वो मुकाबला करते हैं, तो ऐसे कल्पना करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कवि भी कल्पना करता है। और कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि की सोच, कवि की कल्पना, वो जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता वहां तक भी उसकी पहुंच, उसकी कल्पना चली जाती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि इसकी व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा मिलेगी जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है या कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अभिप्राय है उत्प्रेक्षा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहां पर उपमेय उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। तो उदाहरण के माध्यम से आपको सरल रूप से स्पष्ट करेंगे हम, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वाला उदाहरण है, लंबा होता जाता ताड़ का वृक्ष, मानो नभ छूना चाहता हो वह तुरंत ही। यहाँ पर कल्पना की गई है। कल्पना कैसी की गई है कि एक ताड़ का वृक्ष होता है, वो अत्यधिक लंबा होता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता है कि वो आसमान को छू सके। यानी कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि ताड़ का वृक्ष लंबा होता जाता तुरंत ही मानो वह नभ छूना चाहता हो। वास्तव में ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं होता है जो नभ को आसानी से छू सके। यानी कहने का अभिप्राय है, यहाँ पर कल्पना की गई है उपमेय में उपमान की। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि ताड़ का वृक्ष इतना लंबा है मानो वह नभ आसमान को छूना चाहता हो। तो यहाँ पर नभ के रूप में यहाँ पर कल्पना की गई है, संभावना की गई है। कल्पना के रूप में यहाँ पर संभावना है किसकी? ताड़ के वृक्ष की। यानी ताड़ का वृक्ष इतना लंबा है, इतना अत्यधिक, मानो वह नभ को छूना चाहता है। तो संभावना या कल्पना जहां पर दर्शाई जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसी का नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर अर्जुन का वर्णन किया गया, यानी अर्जुन को इतना गुस्सा आता है कि मानो उसका जो क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा। और किस रूप में कांपने लगा? जैसे सागर में लहरें आती हैं और वो लहरें हवा के जोर से। यानी कहने का अभिप्राय है कि इतना गुस्सा उसको आया अर्जुन को कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ, उसके गुस्से को देखकर सोता हुआ सागर क्या है, वो जाग गया। यानी कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर संभावना की गई है, कल्पना की गई है, क्योंकि किसी का गुस्सा इतना अत्यधिक नहीं हो सकता, इतना चरम सीमा को पार नहीं कर सकता कि वो सोते हुए सागर को जगा दे। लेकिन यहाँ पर कल्पना की गई है, संभावना दिखाई गई है कि मानो उस काल मारे क्रोध,
सोता हुआ सागर यानी क्रोध में और सोता हुआ सागर में क्या है, यहाँ पर संभावनाएं कल्पना की गई है। और किसके रूप में, अर्जुन के रूप में, यानी अर्जुन का गुस्सा अत्यधिक था कि मानो उसके क्रोध के कारण सोता हुआ सागर क्या है, वो जाग गया। तो यहाँ पर संभावनाएं कल्पना दर्शाई गई है। नेक्स्ट उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतु पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतु परो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी पीले रंग के वस्त्र पहनते थे और उनका शरीर कैसा था, सांवले रंग का। तो यहाँ पर पीले रंग के वस्त्र पहनने के कारण श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो वह नीलमणि पर्वत पर प्रकाश क्या है, वो चमक रहा है। यानी कहने का अभिप्राय है सांवला शरीर, कल्पना की गई है, संभावना दिखाई गई है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश नीलमणि पर्वत पर पड़ता है, यानी श्री कृष्ण पर पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत के रूप में क्या है, वो चमक रहा है। तो यहाँ पर संभावना या कल्पना दिखाई गई है। और जहां पर उपमेय में उपमान की संभावनाएं कल्पना दिखाई जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस अलंकार की पहचान, यानी कहने का अभिप्राय है यहाँ पर कवि सिर्फ और सिर्फ कल्पना करता है या संभावनाएं दिखाई जाती है। तो जहां पर कल्पना करता है, उपमेय में उपमान की संभावनाएं कल्पना करता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट वाला है हमारा मानवीकरण। नाम से स्पष्ट है, इसको अलग अलग भागों में जब हम बांटेंगे तो अलग अलग भागों में बांटने के कारण हमारा आएगा मानवीकरण, यानी कहने का अभिप्राय है मनुष्य के समान। मानवी, मान यानी मानव, और दूसरा है हमारा करण यानी कार्य। इसका अभिप्राय बन गया मनुष्य के समान। मनुष्य के समान कार्य। कौन करेगा मनुष्य के समान कार्य? इस अलंकार में, मानवीकरण अलंकार में जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, समुद्र, जितने भी प्रकृति के अंतर्गत आती हैं, वो सारी चीजें मनुष्य के समान जब क्रियाएं, मनुष्य के समान जब काम करना शुरू कर देती हैं, तो वो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि जब जड़ प्रकृति पदार्थ मनुष्य के समान कार्य करना शुरू कर देते हैं, यानी जड़ प्रकृति पर जब मनुष्य के समान कार्यों का आरोप लगाया जाता है, यानी मनुष्य के समान जब कार्य करना शुरू कर देती हैं, तो वह मानवीकरण का एक उदाहरण है। यानी मनुष्य चल सकता है, फिर सकता है, सांस ले सकता है, अपने कार्य स्वयं करता है। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के समान जब जड़ प्रकृति मीन्स पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ जो भी हमारे आसपास हैं, वो मनुष्य के समान जब कार्य करना शुरू कर देती हैं, तो वो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, मान मीन्स मानव, करण मीन्स कार्य, यानी मनुष्य के समान जब जड़ प्रकृति कार्य करना शुरू कर देती है, तो वो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अब स्पष्टीकरण इसका कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, उनके माध्यम से करेंगे, जो आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट वाला उदाहरण देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया जड़ प्रकृति, यानी पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, बादल सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला उदाहरण है, मेघ आए बन ठन के स्वर के। यहाँ पर मेघ किसके रूप में आए हैं? स्वर के। यानी कहने का अभिप्राय है ऊपर आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं और जब हम उन बादलों को देखते हैं, और कवि कल्पना करता है कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर आसमान में जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो अतिथि के समान, पाहुन के समान, पाहुन होता है अतिथि, मेहमान, ऐसा लगता है कि जैसे वो बन ठन के स्वर के किसी के घर में आया है। तो यहाँ पर मेघ मनुष्य के समान दिखाए गए हैं। मनुष्य के समान क्या है, वो चित्रित किए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि बन ठन के स्वर के क्या है, वो मेघ ऊपर आसमान में छा गए हैं। यानी मेघ किसके समान कार्य कर रहे हैं? मनुष्य के समान। बनना ठनना किसका स्वभाव होता है? मनुष्य का। तो यहाँ पर मेघ के रूप में चित्रित किया गया है।
नेक्स्ट है फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पर फूल, हंसना, कलियां, मुस्कुराना। फूल जड़ प्रकृति है, कलियां भी जड़ प्रकृति है, और हंसना मनुष्य का स्वभाव है। किसका स्वभाव होता है? मनुष्य का। मुस्कुराना मनुष्य करता है। कौन यह कार्य करता है? मनुष्य। यानी कलियां किसके समान मुस्कुराती हैं? मनुष्य के समान। फूल किसके समान हंसते हैं? मनुष्य के समान। तो फूल हैं, कलियां हैं, वो जड़ प्रकृति है। मुस्कुराना है वो मनुष्य की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सीधा सा सरल सा जो उदाहरण है स्पष्टीकरण के साथ आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है, दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। यानी कहने का अभिप्राय है साय के समय का वर्णन किया है, और जब शाम के समय का वर्णन किसके रूप में किया है कि संध्या सुंदरी या संध्या परी। यानी कहने का अभिप्राय है कि शाम के समय इस प्रकार से अंधकार जमीन पर उतर कर आता है, धरती पर उतर कर आता है, मानो एक परी के रूप में क्या है वो उतर कर आ रहा है। कहने का अभिप्राय है कि दिव्यावसान का समय मेघ में बादलों के आसमान से उतर रही हो संध्या सुंदरी या परी धीरे धीरे। संध्या सुंदरी साय रूपी यानी शाम के रूप में एक सुंदरी, एक सुंदर लड़की के रूप में चित्रित किया है, एक परी के रूप में चित्रित किया है। तो मनुष्य के समान कार्य करती है। शाम का समय है, गहन अंधकार का समय है, तो ऐसा लग रहा है कोई सावले रंग की सुंदर कन्या या सावले रंग की सुंदर परी वो ऊपर आसमान में से, मेघ में आसमान से उतरकर धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो मनुष्य के समान कार्य कर रही है शाम का समय। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार सिद्ध होता है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, अतिशोक्ति। अति, इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम। नंबर एक है हमारा अति और उक्ति। अति होता है अत्यधिक, उक्ति होता है कहावत। कहने का अभिप्राय है कि जब किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है जिसकी लोक सीमाएं नहीं होती है। कहने का अभिप्राय है कोई साधारण सी बात है, उसको इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि वह अपनी सारी लोक सीमाएं, लोक मर्यादाएं को पार कर जाती है, त्याग देती है। तो जहां पर एक साधारण सी बात लोक सीमा को त्याग देती है, लोक मर्यादाओं को भंग कर देती है, तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, अतिशोक्ति यानी अति प्लस उक्ति। अति अत्यधिक बढ़ाना चढ़ाना, उक्ति कहावत। किसी भी बात को अत्यधिक बढ़ाकर चढ़ाकर जब हम वर्णन करते हैं तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आपको स्पष्टीकरण के रूप में, उदाहरण के रूप में हम समझाते हैं जो इजीली आपके समझ में आएगा। पहले वाला उदाहरण है, यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो एक छोटी सी बात को इतना बढ़ाया चढ़ाया गया है कि वो सारी लोक सीमाओं को त्याग दिया है। यहाँ पर कवि कहता है कि जो हनुमान है उनकी पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। कहने का अभिप्राय है कि अभी तो राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगाई थी, और जब आग ही नहीं लगाई है तो लंका नगरी कैसे जल सकती है, और जब लंका नगरी नहीं जलेगी तो राक्षस वहां से क्यों जाएंगे। यानी कहने का अभिप्राय है कवि ने यहाँ पर एक छोटी सी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि मानो वह लोक सीमा को त्याग रही है। यानी कहने का अभिप्राय है कि हनुमान की पूंछ में जब आग ही नहीं लगी थी तो लंका कैसे जल सकती है। तो एक छोटी सी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाया, लोक मर्यादाओं को उसने भंग कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े की चंचलता, चपलता का वर्णन किया है। उसकी वीरता के इतना साहसी था, इतना बहादुर था, लेकिन एक तरह से उस घोड़े की चपलता को, उसकी चालाकी को, उसकी वीरता को इतना बढ़ा चढ़ाया गया है कि वो अपनी लोक सीमाओं को उसने त्याग दिया है। यानी जब महाराणा प्रताप ने सोचा भी नहीं था तब तक चेतक नदियां के पार भी
चला गया। यानी कहने का अभिप्राय है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले उस कार्य को कार्य बल देने के लिए सोचना पड़ता है और उस कार्य को करना पड़ता है, तभी वह कार्य संभव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप ने तो सोचा भी नहीं था, तो उससे पहले घोड़ा नदियां को पार करके चला गया। यानी जो घोड़े, नदियां और चेतक तो पार उतरे। कैसे पार? घोड़ा अपार था, घोड़ा चालाक था, चतुर था, बहादुर था, तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तो महाराणा प्रताप ने सोचा ही था, इतनी ही देर में घोड़ा क्या है वो नदियां को पार कर गया। तो यहाँ पर किसी घोड़े की वीरता का इतना अत्यधिक बढ़ाया चढ़ाया है कि वह लोक सीमा को, लोक मर्यादा को उसने त्याग दिया है। तो जहां पर किसी बात को, एक छोटी सी बात को अत्यधिक बढ़ाया चढ़ाया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, जब वह लोक सीमाओं को त्याग देता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार वाली वीडियो के अंतर्गत, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2-2, 3-3 पार्ट में अलंकार कवर किए थे, तो आज वाली वीडियो में हमने 3 अलंकार कवर किए हैं, जिसमें से लास्ट वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार, नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार और उससे नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण के साथ आपको अलंकार का चैप्टर है वो इजीली वे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो समास एक हमारा विषय है जिसमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समास विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।